नमस्कार दोस्तों। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे चर्चा परिचर्चा और होने का मौका मिला है। 2 महीने से स्वास्थ्य कारणों से दिग्गज एकेडमी पर अपनी कक्षा दे नहीं पा रहा था। सरकारी भी कारण रहे। इसी क्रम में हम बैच शुरू कर रहे हैं। इट बैच जो है वो आप प्ले स्टोर जाकर एप्लीकेशन से गणेश चतुर्थी दिवस पर 27 तारीख संपूर्ण बैच 2 से 2.5 महीने बिल्कुल नाम मात्र के, बिल्कुल नाम, और हम थोड़ा सा रिवीजन पर फोकस ज़्यादा करेंगे। कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ाएंगे और रिवीजन के साथ साथ रिवीजन और पीवाई को हम करने का प्रयास करेंगे। पीछे मेरे स्क्रीन पे आपको आज प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल या मौर्य वंश, या ये कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक की कहानी किस प्रकार से चली पर चर्चा परिचर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। मौर्य काल की क्यों मैंने आज ये टॉपिक उठाया है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जैन मिलते हैं, बौद्ध मिलते हैं, और आपके वैदिक काल मिलता है, उत्तर वैदिक काल मिलता है, और सभ्यताएं मिलती हैं। थर्ड ग्रेड के सिलेबस में, थर्ड ग्रेड के सिलेबस के साथ साथ चाहे वो आर एस प्री का सिलेबस हो, हम अभी रिसेंटली जो थानेदार की भर्ती आने वाली है, आर एस मुख्य परीक्षा में ये सिलेबस केवल कला और संस्कृति तक ही सीमित हो जाता है। 11वीं 12वीं की जो पर देखने का। सेकंड ग्रेड की, हम सेकंड पेपर की बात करें, सामाजिक और इतिहास की जो पहला, अगर फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर की बात होता है, पर चूँकि हर कंपटीशन का लेवल अलग है और पढ़ाना भी बैचेस में अलग अलग होता है, लेकिन ये कक्षाएं ये अमूमन आजकल कंपटीशन में एनसीईआरटी और तो राजस्थान सरकार की उपक्रम की जो ये जो दिया गया मैटर है, मैटर को देखती हुई तैयार, तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे सबसे पहले कि हम कि केवल जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, ये क्लासेस जो हैं वो आप कहीं पे भी यूट्यूब पे जो मिलेंगी, और हमारे ऐप पे भी कोर्स को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वैसे ही मिलेगी। पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि आपका जो रीट 26/2026 है, माफ़ कीजिएगा, ये रीट नहीं होके लगा दिया है लड़के ने। तो ये जो मुख्य परीक्षा है थर्ड ग्रेड की, तो या रीट मेंस की जो परीक्षा है सामाजिक अध्ययन की, के अंदर हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इतिहास का कौन सा जो पोर्शन है हमें पढ़ना है, या इतिहास के किस पोर्शन में किस प्रकार से काम करना होगा वो देखेंगे। तो अब भारत वर्ष का जो इतिहास है वो 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। विश्व के इतिहास आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में केवल केवल 3 ही हैं। और मैं तो कहूँगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में वो सारे टॉपिक नहीं लिए गए हैं जो एक विद्यार्थी को, थर्ड ग्रेड टीचिंग का मामला है, छठी सातवीं आठवीं तक जो एक शिक्षक होता है उस शिक्षक को पढ़ाना होता है, तो उस ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारत के भी कुछ टॉपिकों को उठाया है, मध्यकालीन भारत के भी कुछ टॉपिक को उठाया है, और मौर्य सॉरी आपके आधुनिक भारत के इतिहास के भी कुछ टॉपिकों को पर उठाया है। टॉपिक पे देख लेते हैं। पढ़ने का तरीका ये होगा कि कुछ क्लासेस यूट्यूब पे दी जाएंगी, कुछ हमारे ऐप पे दी जाएंगी। ऐप पे हम अच्छे से डील करेंगे। वैसे हम कोशिश पूरी करेंगे कि एप्लीकेशन पे हम आज से 3 महीने के अंदर संपूर्ण सिलेबस, चाहे वो एसएसटी का हो, ज्ञान का हो, चाहे हिंदी का हो, हिंदी भी मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाई। उसके बाद में हम बात करते हैं फिर आपके संस्कृत का भी कोर्स हो, और जो लेवल फर्स्ट है उसमें कॉम्बिनेशन का जो है कोर्स, बिल्कुल सिलेबस है लेवल फर्स्ट का, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। और 3 से 3.5 महीने में हम इसको संपूर्ण करके फिर जो परीक्षा की दृष्टि से जो हमें प्रयास करने हैं, अत्यधिक एमसीक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, संभावित जो एनसीईआरटी से सवाल बनने की संभावना हो सकती है। परीक्षा होती यही है कि पूर्व में जो
सवाल आए हैं उनके ऊपर आपका एनालिसिस हो, और भविष्य में जो सवाल आने वाले होते हैं उसकी संभावना के ऊपर वर्क किया हुआ, परीक्षा निकल जाती है, पास हो जाता है एग्ज़ाम। राज्य की कई बड़ी भर्तियों में से ये एक है। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे सबसे पहले, वो मैंने मौर्य वंश को उठाने के पीछे कारण क्या है। मौर्य वंश को उठाने के पीछे कारण ये है क्योंकि इसमें हमें सारे तो कल्चर के एस्पेक्ट देखने हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, वैसे लिख तो ये रखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की केवल राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ही है, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा, हमें सांस्कृतिक भी पढ़ना पड़ेगा। जो अभिलेखीय है कार्यक्रम है उनके, वो भी पूरे पढ़ने पड़ेंगे हमें। जो है इसके अंदर आप जो राजनीतिक जो भी युद्ध लड़े गए हैं, युद्ध पर सवाल कम पूछते हैं, लेकिन उनकी क्या क्या संधियां हुई, किस किस प्रकार से भारतवर्ष में इस इतिहास की घटना का क्या प्रभाव हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और मध्यकालीन में सिलेबस बता देता हूँ। प्राचीन भारत में हमें सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति, दोनों को पढ़ना है। उसके बाद बौद्ध को पढ़ना है, जैन धर्म को पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है। ठीक है, महाजनपद काल के बाद में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक और प्रशासनिक, जो हम आज से हमारे 7 से 8 लेक्चर्स होंगे वो पे होंगे और ऐप पे भी होंगे, वो है। उसके बाद सम्राट अशोक का धम्म और अभिलेख अलग से दिया हुआ है, तो अलग से ही इसको सिलेबस में दिया गया है कि भाई जितने भी उनके शिलालेख हैं, गुहालेख हैं, शिलालेख गुहालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उन पे अलग से प्रकाश डाला गया है। अब तक के जितने भी ज्ञात जो सोर्सेज हैं, उन ज्ञात सोर्सेज को इसमें जोड़ लिया गया है और अच्छे से आपको याद कराने का प्रयास किया जाएगा। और अच्छे से हम तो ये कहेंगे कि सामाजिक समझने का तो जितना है उतना याद करने पर भी अधिक बल देता है। और याद करने को सामान्य भाषा में आप चाहे बोल बोल के पढ़ें, लिख लिख के पढ़ें, रटें, कुछ भी करें, वो आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि कक्षा में ही आपको याद कराया जाए। कोई शब्द है उसे 2 से 4 बार बोला जाए। आप कमेंट करके, क्योंकि ये अपलोड होगी क्लास, आप चाहें तो उस पर कमेंट करके कोई सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर भी दिए हुए हैं। दूसरा भी एंड में जब क्लास खत्म होगी, जब नंबर भी दे देंगे, कोई समस्या है तो आप सीधा उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। जितने भी जो हमारे जो सल्तनत काल के जो रूलर हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, सिरसिरी बातें करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि इतिहास विषय में बहुत ज़्यादा गहराई में जाना हो, लेकिन फिर भी एक उस स्तर तक तो पहुँचेंगे जिस स्तर तक आजकल परीक्षाओं का स्तर पहुँच चुका है। और मुगल साम्राज्य और राजपूत के जो राजस्थान राजपूत के जो राज्य थे उनके साथ क्या संबंध थे, उनके बारे में बात करेंगे। सल्तनत और मुगल की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, पृथ्वीराज चौहान जो अलग से दिया हुआ है इसके अंदर, वो देखना पड़ेगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6ठी 7वीं 8वीं किताबों में जहाँ जहाँ भी है, और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती हैं उसमें 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं उनको भी लेते हुए हमने आए हैं। निश्चिंत रहें आप, सारा प्रयास आपके साथ किया जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य काल या मौर्य। प्राचीन भारतीय इतिहास में इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, जैन बौद्ध भी है, पर वो उसमें इतनी चीज़ें घूमती नहीं है जितनी, इसलिए बड़ा था, इसलिए इसको चुना। अब कहानी शुरू होती है कि मौर्य काल कब से कब तक था, कि भाई 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। आपको याद रहेगा भी नहीं, पर फिर भी कि ईसा के जन्म से पहले की 300 साल पहले, वर्ष 300 साल पहले की घटना, और जो लगभग 150 साल ईसा के जन्म तक चली, उस काल को हम मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। अब इसको समझने के लिए हमें 4-5 चीज़ें देखनी होंगी। पहली कि भाई कोई भी चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए, या तो किताबें मौजूद हों, इतिहास का काम कर रहे हैं हम, या तो किसी विद्वान ने कुछ किताबें या पुस्तकें लिखी हों उस राजवंश में, या तो वो राजा के द्वारा दिए गए धन के माध्यम से लिखी हो, या किसी विरोधी जो साम्राज्य राज्य है उसके पास से लिखी हो, किसी युद्ध में किसी वृतांत में वर्णन मिलता हो, किसी विदेशी जो यात्री है उसने यहाँ पर यात्रा की हो, कोई दूत हो उनके माध्यम से दिया गया हो, या समकालीन समाज में उस समय पर कौन से धर्म दर्शन उपलब्ध थे, उन धर्म दर्शन ने किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से वहाँ पर राय दी, तो हमें ये मालूम पड़ता है। जैसे हम चेर पढ़ेंगे, चोल पढ़ेंगे, पांड्य पढ़ेंगे, हमारे हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, गुप्त वंश पढ़ेंगे, तो इन सब की जानकारियाँ बेसिक जो हैं तरीके से ही मालूम होती। कोई युद्ध का वर्णन हो, किसी विद्वानों के द्वारा कुछ लिटरेचर लिखे गए हों, ब्राह्मण साहित्य हों, या फिर विदेशी यात्राओं के कुछ वृत्तांत हों, या वहाँ के कुछ शिलालेख जो वर्तमान समय में हम इसी काल के बाद देखते हैं। इससे पहले कोई शिलालेख का उल्लेख नहीं मिलता है, एक आध जगह पर ताम्रपत्र का मिलता है। तो पहली ऐसी कहानी है, जितने भी जो जनपद थे उन जनपदों से निकलकर चंद्रगुप्त मौर्य
विष्णुगुप्त के साथ मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के साथ मिलकर किस प्रकार से एक साम्राज्य का गठन करता है, उसकी कहानी पर चर्चा परिचर्चा करना बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिए कि इस इस प्रकार का एक स्वप्न देखना कि अखंड जम्मू द्वीप को, अखंड भारत को एक करना, किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना किया होगा। युद्ध इतने नहीं लड़े गए जितने लड़ने चाहिए थे, लेकिन नीतियों के माध्यम से, समझौतों के माध्यम से, थोड़ी सी चीज़ों में चतुराई लाकर किस प्रकार से शासन को हथियाया गया, किस प्रकार से शासन को लिया गया, उसकी कहानी है। सोच के देखिए, 16 महाजनपद थे, वो 16 महाजनपद में मगध जो जनपद है वो पूरा साम्राज्य का विस्तार करता है। तो समझने और पढ़ने के लिए और रोचकता के लिए जानना हमें जरूरी होगा। राजनीतिक बातों को करने के लिए या किसी भी इतिहास के विषय को करने के लिए इतिहास में कहानियों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्टोरी टेलिंग जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। हमारे इस मंच पे इतिहास मेरे और मेरे समकक्ष साथियों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। स्टोरी टेलिंग से आंसर में अगर कोई कैच होता है या कोई किसी क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमाया जाता है तो वो कहानी हमारे सामने, इसीलिए स्टोरी टेलिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल कहानियाँ ही सुना दी जाएंगी, आपको फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, फैक्ट्स भी आपको याद करवाए जाएंगे, क्योंकि इतिहास में तथ्यों को अच्छी तरीके से घोट के पिया जाता है, तभी वो स्थिर रहते हैं। और जब तक स्थिर नहीं होंगे आप उसमें कंफ्यूज होते रहोगे। तो मेरा आपसे कहना है, किसी भी लाइन को आप 2 से 4 बार 5 बार बोलें, पढ़ें, किताब को थोड़ा सा उल्टा रखें, उल्टा रख के सोचें कि हाँ हम इसको दिमाग में रख पा रहे हैं या नहीं। तारीखें वारीखें आप भूल जाइए, वो तो हम आपको फिट करवा देंगे, पर आप याद रखिएगा कि इतिहास को हमेशा घोट के किया जाता है और वो आपको कर। चलिए, मौर्य काल में हम देखते हैं कि भाई समय हमसे पूछा कि भाई कब से कब तक का था, तो 323 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को जीता। और 185 वंश में जो अंतिम जो शासक थे वृद्धरथ, उनके द्वारा, ये पुष्यमित्र के द्वारा जिस प्रकार से हत्या की, जब तक की कहानी है, यानी कि राजनीतिक घटनाओं पे हमारे टॉपिक में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्रोत के बारे में। स्रोत वो किताबें हों, कोई अभिलेख हो, कोई शिलालेख हो, कोई ताम्रपत्र हो, कोई कागज हो, कोई पन्ना हो, उनको सबको स्रोत कहते हैं। दूसरा, वो स्रोत जो पढ़े ले जा सकते हैं, वो स्रोत जो पढ़े नहीं जा सकते। किसी इतिहासकार के द्वारा वो घूमता घूमता गया, कहीं पे शिलालेख दिख गया, कहीं पे ताम्रपत्र दिख गया, कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ दिख गई, तो या खुदाई में कुछ ऐसे सामान मिल गए, तो दोनों हो सकते हैं। रिटर्न रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, बिना रिटर्न रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, स्रोत की बात है। तो सारे पढ़ेंगे। राजनीतिक दशाएं या स्थितियां, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या स्थिति थी, बिंदुसार, अशोक और कुणाल, इनके केवल हमें 3 पढ़ने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तीनों के द्वारा ही, कितना अलग प्रकार की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार जो था वो आजीवक धर्म का अनुयायी था। आप सोच के देखिए, समकालीन धीरे धीरे दादा, बेटा और पोता, तीनों ने अलग अलग धर्म को अपनाया। तीनों की अलग अलग नीतियाँ होंगी, तीनों की अलग अलग सोच, समाज में रह रहे लोगों की भी अलग अलग सोच। तो यहाँ पर बात करने की है, हम फिलहाल जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति और वज्रथ। उसके बाद बात करेंगे आपकी कि हम राजनीतिक दिशाओं के बारे में बात करने के बाद प्रशासन को देखेंगे, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है। केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से काम करता था, प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से काम करता था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के पास मंत्रिण, मंत्रिपरिषद, तीर्थ अध्यक्ष, नगर प्रशासन, मंत्रिण, मंत्रिपरिषद, तीर्थ अध्यक्ष, नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, गुप्त प्रशासन। कहने का भावार्थ ये वर्तमान समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो सबकी सहमति मिला के काम करते हैं, और जिनके जिस प्रकार उनके मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, थल सेना अध्यक्ष होते हैं, जल सेना के अध्यक्ष होते हैं, वायुसेना के अध्यक्ष होते हैं, नगर निकायों के काम होते हैं, सैन्य बात होती है, न्यायालय व्यवस्थाएं होती है, राजस्व व्यवस्था होती है, और IB की रिपोर्ट जाती है। तो आज का जो प्रशासन है, मैं समझता हूँ कि अगर सबसे नज़दीक अगर किसी राजवंश के हैं तो वो मौर्य काल के हैं, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन, राज्य प्रशासन को भी देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद आर्थिक जीवन और जो पतन के मुख्य कारण हैं उन पर बात करेंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अलग से बात करना कि स्रोत को, राजनीतिक दशाओं को और प्रशासन को क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं
कि मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं। ठीक है, ये सारी बात आ गई, इसलिए इस पर डिटेल किया गया है रीट में। सम्राट अशोक के धम्म और अभिलेख, इन पे डिटेलिंग दी है। कहाँ था, कब था, भाषा कौन सी थी, किन महोदय के द्वारा खोजा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, उनमें जो बातें थी मुख्य 14 उनके बारे में प्रकाश डाला है, सब चीज़ों को देखा गया है। तो इस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया है ताकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्रोत की बात करते हैं। तो स्रोत की वही कहानी है, कुछ किताबें विताबें पढ़नी है, और ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी रामायण पाठ दी आपको, उस रामायण पाठ को मैं पढ़ देता हूँ कि मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था। भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था। भारत का पहला साम्राज्य है जो राज्य से साम्राज्य में परिवर्तित हुआ, जो अखिल भारतीय साम्राज्य बना। प्रथम लिखित साक्ष्य, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात कि भाई प्रथम लिखित साक्ष्य, इससे पहले क्या थे, इससे पहले जनपद थे। 16 महाजनपद आपने पढ़े हैं, तब अपना काम करते थे। जैसे आज वर्तमान में 28-29 राज्य हैं, ठीक उसी प्रकार से जनपद थे। अब ये कहें कि उन जनपद में से उठकर एक व्यक्ति साम्राज्य बना लेता है। साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अभी बताएंगे आपको कि म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान के आगे तक, और जम्मू कश्मीर से लेकर ठेठ दक्षिण तक, जिसमें दो चार जो अब वर्तमान में तमिलनाडु और ये जो देखते हैं केरल राज्य, ये छोड़े थे, ये चेलपुत्र और ये जो राज्य थे यही छूटे थे। और मात्र जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो तो एकमात्र ऐसा शासक था जो अशोक से और बिंदुसार से भी ऊपर निकला, जो दक्षिण में साम्राज्य को खींच के लेके गया था। तो वही कहानी बता रहा है कि प्रथम लिखित साक्ष्य, प्रथम लिखित पहला रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है कि भाई साम्राज्य बनने की कहानी मौर्य वंश के द्वारा ही दी गई थी। मिलते हैं। इससे पूर्व गणराज्य थे, मैंने बताया 16 जनपद थे, उन पर गणों का शासन था, अलग अलग व्यवस्थाएं थी, सबकी अलग अलग लड़ाइयाँ रहती थी, कईयों के शादी के साथ संबंध हुए हैं। हम इससे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ने के बाद बीच में ही हम एक टॉपिक लेंगे कि मगध साम्राज्य के उदय के पूर्व की कहानी क्या क्या थी, किस प्रकार से वो मगध जो है वो बना। लोहे की उपलब्धता वहाँ पे थी, गंगा का जो मैदान था वो वहाँ पर मौजूद था, और आसपास के पहाड़ी जो क्षेत्र थे उनसे भी अच्छी सुदीर्घ आपकी सुरक्षा हुआ करती थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो हमको करनी है, पर काला जब हम पढ़ेंगे जब करेंगे। मिलते हैं। इससे पूर्व गणराज्य मौजूद थे। मौर्य शासकों द्वारा जिस विस्तृत साम्राज्य एवं समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया गया, वो उसके बाद अब तक, देखिए मौर्य साम्राज्य के द्वारा जो अब तक जो क्षेत्रफल लिया, वो मुगलों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया गया और अंग्रेजों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया, और मैं तो ये कहूँ वर्तमान समय में हमारी जो सरकार है उनके द्वारा भी वो प्राप्त। सोच के देखिए कि आज जिस भारतवर्ष पर हम रह रहे हैं उससे भी बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया था, और अशोक ने किस प्रकार उसको फैलाया, किस प्रकार उसने धम्म की नीति को अपनाया। तो ये सब बातें थी उस टाइम पे, ये सब चीज़ें करना जरूरी है। आगे देखिए, हम बात करेंगे, ये एक लड़कों ने लगाया है कि ये देखिए, ये एरिया है, कांधार है, एराकोशिया है, एराकोशिया के बाद में ये आपके जेड्रोसिया है, ये जितने भी हैं ये यहाँ तक आपको बताया गया है। आज वर्तमान का अफगानिस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये ठेठ म्यांमार तक ये सीमा जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जहाँ तक है। और दक्षिण में मैंने बताया जैसा आपको बोल के कि केवल आज वर्तमान के केरल और जो चोलाज वगैरह, पांड्याज वगैरह, चेलपुत्र वगैरह थे, इन्हीं तक मौर्य साम्राज्य नहीं पहुंचा। बाकी इसका देखिए क्षेत्र कितना बड़ा था। हम पढ़ेंगे 3-4 बार, ये 5 बार पूरा पाएगा हम इनकी। कई बार परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि मिलान कीजिए कि किस जगह पे कौन कौन से शिलालेख थे, या कौन कौन से शासक के समय में कौन कौन सी राजधानियाँ थी, तो उसको भी देखने का हम प्रयास करेंगे। मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत, पहला तो बताया मैंने लिटरेचर से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत थे जो लिखे गए थे। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो खोदे गए थे, या फिर दीवारों पे लगे हुए मिले या पहाड़ों पे लगे हुए मिले, जैसे गुहा लेख है, शिलालेख है, स्तंभ लेख है, मोहरें हैं, मनके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। या रिंग्स वाले जो आपके वो कुएं होते हैं वो हैं, या जो NPBW थे, मतलब जो ऐसे जो मृत भांड जो काले रंग के पॉलिश के थे, लाल रंग के पॉलिश के थे, जिस भी प्रकार की पॉलिश के, तो हम आगे देखेंगे। इन सब चीज़ों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। चूँकि लंबा चौड़ा है, दो चीज़ें मिलती हैं हमें केवल डिटेल में, चाणक्य को पढ़ना है, और उसके साथ में मेगास्थनीज की जो इंडिका है, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसके ऊपर 2 ही किताबें दी हुई है। सारी 6ठी से 12वीं की पुस्तकों को खंगाल लिया मैंने,
उसको खंगालने के बाद में हमने देखा है कि छठी से 12वीं तक केवल 2 ही पुस्तकें हैं जो मौर्य वंश के ऊपर ढंग से बात करती है। बाकी तो आपको केवल नाम याद रखना है। जैसे वृहत कथा मंजरी है क्षेमेंद्र की, केवल नाम याद रखना है। इनके विषयों को केवल प्री परीक्षा में पिछली बार एक सवाल पूछ लिया गया प्राचीन भारत की पुस्तक के बारे में कि इसका मूल विषय क्या है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम हिस्ट्री पे इसको लेंगे तो उस टाइम पे मैं एक पूरी लिस्ट बना दूंगा करीब 70-80 किताबों की, किसने लिखी, किस काल में लिखी और उसका मूल विषय क्या था, तो वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हर बात को ये बताना कि भाई इसका विषय ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक हम केवल जो ओल्ड स्कूल के माध्यम से जो पढ़ते आए हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में जिस प्रकार के सवाल आ रहे हैं उनको एंड में 2 या 4 क्लासों में कंक्लूड करते हुए ले लेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत को हम अगली या दूसरी तीसरी जब कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में बात की जाएगी कि साहब चाणक्य का अर्थशास्त्र बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत कहानी भी समझेंगे, युद्ध के बारे में प्रकाश डाल देंगे और थोड़ी बहुत राजनीति, चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें यहाँ से ज्ञान हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे कि क्षेमेंद्र के द्वारा वृहत कथा मंजरी लिखी गई थी, केवल नाम याद रखना है, विषय कुछ नहीं ध्यान रखना। कि क्षेमेंद्र के द्वारा, ये ब्राह्मण साहित्य में आता है, मौर्य वंश की जानकारी क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी में मिलती है। सोमदेव की कथा सरित सागर में मिलती है, सोमदेव की कथा सरित सागर में मिलती है, सोमदेव की कथा सरित सागर में मिलती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में इसकी जानकारी मिलती है। पतंजलि की महाभाष्य में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बारे में बात करेंगे जो डुंडी राज की मुद्रा राक्षस पर टीका है, यानी विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी है उसके ऊपर टीका टिप्पणी जो की है या उसके ऊपर उन्होंने ट्रांसलेट किया हो या अपनी बात बताई हो, तो वो जो लिखी है वो आपके डुंडी राज के द्वारा मुद्रा राक्षस की टीका है। सीधा पूछेगा, या तो सवाल पूछने का क्रम क्या रहेगा, इधर नाम दे देगा और इधर इनको इस ऑप्शन को 3 में डाल देगा, इसको 2 में डाल देगा और मिलान करा लेगा, मिलान सवाल। या सीधा पूछेगा व्रत कथा मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है, क्षेमेंद्र, सोमदेव, विशाख दत्त, पतंजलि। आपको आंसर इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। तो मैं फिर पढ़ता हूँ ताकि वो यहीं कहीं याद हो। क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है। सोमदेव की कथा सरित सागर है, सोमदेव की कथा सरित सागर है, सोमदेव की कथा सरित सागर है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। पतंजलि की महाभाष्य है, पतंजलि की महाभाष्य है, पतंजलि की महाभाष्य है। उसके बाद जो डुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, डुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। भट्ट स्वामी की प्रतिपदा पंचिका है, 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 भट्ट स्वामी की प्रतिपदा पंचिका है। इस तरह से आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इसको 1-2 बार देखोगे ना हो जाएगी याद। ऐसे ही हम बात करेंगे कि भाई विदेशी जो विवरण है, जैसे एरियन है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, एपियानस है, प्लिनी है, स्ट्रेबो है, इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही, केवल 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है हमें। केवल बड़ी बात जो करनी है वो चाणक्य की करनी है और उससे थोड़ी कम बात हमें जो है वो मेगास्थनीज की करनी है। तो ये किताबें बता दी है मैंने। ऐसे ही एरियन, जस्टिन, एपियानस, प्लूटार्क, प्लिनी और स्ट्रेबो, इनके बारे में 2-2, 4-4 लाइनें हैं। वो हम जब इसको पूरा पढ़ देंगे 7-8 क्लास में हमारा जब ये पूरा होगा तो जहाँ जहाँ जो लाइनें आएगी वो बता दी जाएगी। ऐसे ही जो विदेशी विवरण थे वो मैंने बता दिया, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। बौद्ध ग्रंथ थे वो महावंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश, दीप वंश और दीर्घ निकाय। अगर बौद्ध वंश, क्योंकि समकालीन थे बौद्ध और जैन, तो इन्होंने भी कुछ तो लिखा होगा। तो जो बौद्ध ग्रंथ थे वो महावंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश, दीप वंश और दीर्घ निकाय में बौद्ध जो आपके मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ के बारे में बात करें तो हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, ये हमें बताता है मौर्य वंश की जो विस्तृत व्याख्या अगर जैन धर्म में की गई है तो वो हेमचंद्र का जो परिशिष्ट पर्व है उसके माध्यम से की गई है। उसके बाद भद्रबाहु की कल्पसूत्र है, भद्रबाहु की कल्पसूत्र है। पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से ऐसा कौन सा जैन साहित्य है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में से 3 दे देगा और जैन साहित्य में से 1 दे देगा। तो आपको ऐसे दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। मैं फिर पढ़ देता हूँ। जैन साहित्य, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु की कल्पसूत्र, भद्रबाहु की कल्पसूत्र। तो इस प्रकार से ये देखने को हमें मिल जाता है। एक ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, बताने के पीछे रीजन है मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का दम्भ और अभिलेख, इन सब चीज़ों के माध्यम से ही गो थ्रू होना पड़ेगा जब वो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि किताबों में दिया हुआ है, उठा के पूछ लेगा, आप कह नहीं सकते
कि भाई ये क्यों नहीं है, छठी से 12वीं किताबें नई पुरानी सारी देखी है, तो उन्हीं में मिला है बस बोर्ड की और एनसीईआरटी की किताब में, तो उसी को डिटेलिंग में लिया है और पुराने सवाल जो हैं उनको मिला लिया है। ठीक है, आ जाइए आगे। और तमिल साहित्य में मामूल नार, मामूल नार के साहित्य में मिलता है तमिल साहित्य में, और पन्नार की रचनाओं में मिलता है मौर्य वंश के बारे में। मेगास्थनीज की एक पुस्तक इंडिका जो मैंने आपको बताई है। जस्टिन जो विदेशी थे उनकी पुस्तक का नाम है एपिटोम। जस्टिन जो महोदय उनकी पुस्तक का नाम है एपिटोम। एपिटोम एपिटोम या एपिटोम किसकी पुस्तक है, तो जस्टिन की पुस्तक है। स्ट्रेबो की पुस्तक है ज्योग्राफी, स्ट्रेबो की पुस्तक है ज्योग्राफी जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। प्लूटार्क की है नेचुरल हिस्टोरी का, प्लूटार्क की नेचुरल हिस्टोरी का है जिसमें ये जानकारी मिलती है। आगे चलिए, दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम देखने का प्रयास करेंगे कि भाई वही मैंने बताया आपको कि जो किताबों से हटकर चीज़ें हों, लिटरेचर से हटकर चीज़ें हों, कोई स्तंभ लेख हो, कोई गुहा लेख हो, कोई ताम्रपत्र हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो हम थोड़ा सा स्टील की या लोहे की या तांबे की या पत्थर की, या ऐसी संरचनाएं जो मृद भांड वगैरह होते हैं वो बर्तन हो, या चल्लेदार जो कुएं की बात कर रहे हैं। तो पहला हम अभिलेख देखेंगे। अभिलेख के बाद में, क्योंकि जब तक अभिलेख नहीं पढ़ेंगे जब तक धम्म नहीं समझ में आने वाला, इसलिए अभिलेखों को पढ़ना आवश्यकता है, क्योंकि धम्म की कहानी पूरी प्रचारित अभिलेखों के माध्यम से ही की थी अशोक ने। अशोक को तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मृदभांड है, उसके बाद छल्लेदार कुएं हैं। अब अभिलेखों में भी बात करें तो अभिलेख लिखने की जो परंपरा है वो कहाँ से आई थी। देखिए, सहोगरा अभिलेख तो है, महास्थान अभिलेख भी है, लेकिन अभिलेखों को लिखने की जो परंपराएं है ना वो अशोक ने ईरान से या फारस से ली थी। बात को समझिए, ये महास्थान अभिलेख और सहोगरा अभिलेख केवल नाम के हैं, ये तो दो चार चीज़ें मिली हुई हैं पत्थर पे लिखी हुई, इन्हें अभिलेख नहीं कहते हैं। इसमें केवल जानकारी मिलती है, लेकिन पढ़ने के माध्यम से भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है सहोगरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख, दोनों में केवल अकाल राहत कार्य के बारे में बात कही है। हम फोटो भी दिखाएंगे इसका आपको, हम जिला भी बताएंगे इसके अंदर आपको। और उसके बाद अशोक के अभिलेख की बात करते हैं। अशोक ने तो बिल्कुल ही शिलालेखों पर, पत्थरों पर लिखा। स्तंभ लेख बिल्कुल, जहाँ पर पहाड़ वहाड़ नहीं थे, पहाड़ मौजूद नहीं थे, बड़े बड़े चट्टान मौजूद नहीं थे, वहाँ पर बड़े बड़े खंबे लगवाए, खंबे लगा के स्तंभ लेख लिखवाए। और साथ हम गुहा लेखों को भी देखेंगे। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से संभावना है कि आपको सवाल परीक्षा में मिलेगा, क्योंकि सारे धम्म की और अशोक की सारी कहानी यहाँ से है। अशोक ने युद्ध लड़ा केवल कलिंग का, उसकी भी कोई जानकारी मतलब उसकी भी कोई सवाल बनते नहीं है कि क्या था, शासक का नाम पूछ लेगा, किससे लड़ा, कहाँ लड़ा, कब लड़ा, लेकिन उससे समाज में क्या परिवर्तन हुए वो हमें इन अभिलेखों के माध्यम से ही देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखेंगे कि किस प्रकार से जो शासक थे, जो वंश मौर्य वंश के जो शासक हुआ करते थे, किस प्रकार से जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे संबंधित है वो देखेंगे, क्योंकि परीक्षा से वहाँ का सवाल बैठता है। तो ये शिलालेख है। अब शिलालेखों में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में जो पुस्तक है हम चाणक्य का परिचय देंगे, क्योंकि हम बिना चाणक्य के इसको समझ नहीं सकते। बिना चाणक्य के हम भाई गुरु ने तो अपना काम किया। एक मिनट, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी बात करने से पहले, या मौर्य वंश की बात शुरू करने से पहले, भाई जो गणराज्यों को जोड़कर एक साम्राज्य बनाने की जो कहानी है उसके जो रचयिता हैं वो हम समझते हैं चाणक्य है, कौटिल्य है, अंशुल है, या अजय है। सवाल पूछेगा परीक्षा। ये छोटे छोटे गणराज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य बनाने की कहानी में जो मुख्य भूमिका है, जो बैकग्राउंड में जो नीतियाँ चली, युद्ध हुए, जो आपस में बातचीतें हुई, जो फैसले हुए, उसके जो मुख्य कर्ता थे वो आपके चाणक्य थे, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और ये चाणक्य पुत्र थे। तक्षशिला में एक मास्टर कहें। अब आप लोगों को तो एक ये जो मास्टर शब्द है वो छोटा लगता है, लेकिन असलियत में क्या होता है कि मास्टर अपने आप में एक लेक्चरर से भी या आचार्य से भी बड़ा शब्द है। तो ये अपने आप में एक शिक्षक थे, गुरु थे, तक्षशिला में पढ़ाया करते थे। इनके जो पिता हैं उनका नाम चणक था। मूल नाम पूछें आपसे, पहले ये सामान्य बात लिख लेते हैं कि मूल नाम पूछे तो इनका मूल नाम अजय था। अगर बचपन का नाम पूछे तो विष्णुगुप्त था। कन्फ्यूज मत होना, अगर मूल नाम पूछे तो अजय था, मूल बेसिक नाम अजय था, और आपका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था।
द्विजर्षभ नाम से। द्विजर्षभ का अर्थ होता है यहाँ पर ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण से ये जाने जाते थे। बड़े ही गुस्सेल स्वभाव के थे, बहुत ही गुस्सेल, थोड़ा सा रंग रूप भी इनका थोड़ा सा सामान्य जो लोग के होते हैं वैसे नहीं होके, थोड़ा सा ऐसा इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। पढ़ने हुए दौरान इनके रंग रूप, आकार, प्रकार, व्यवहार, इन सब चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है, पर आपके बारे में वो जानकारी नहीं है। लेकिन अपन पहचाने तो सही कि आपका चरित्र किस प्रकार का था। बड़े गुस्सेल स्वभाव के थे, बड़े ऊंची आवाज़ में बात किया करते थे, हमेशा ही एक मतलब उपदेष्टा के रूप में या उपदेशक के रूप में हमेशा इनकी भूमिका रही है। हमें वो कहानी भी अच्छी तरह से किताबों में याद है, या आपने उन नाटकों में भी देखा होगा या सीरियल्स में देखा होगा कि किस प्रकार से विष्णुगुप्त धनानंद के दरबार में जाते हैं, अपनी बात को समझाते हैं कि भाई अभी वर्तमान समय में परिस्थितियाँ ऐसी है कि धनानंद, भोग विलास केवल राज्य का काम नहीं है, सिकंदर का आक्रमण जो है वो हो चुका है। इस सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ रणनीतियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तब धनानंद के द्वारा इनका उपहास किया जाता है। धनानंद जब इनका उपहास करता है तो अपनी शिखा को खोल देते हैं और अपनी चप्पल जो कड़ा होती है उसे उतार देते हैं, और वहीं पे ये प्रण लेते हैं कि वहीं पे प्रण लेके ये कहते हैं कि जब तक मैं नंद वंश का खात्मा नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं और अपने कड़ाव को पहनूंगा नहीं। वहाँ से ये निकलते हैं। अब यहाँ पर इतिहासकारों के दो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला तर्क ये होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विष्णुगुप्त से या चाणक्य से मिलने की कहानी क्या है। इतिहासकारों के 3 या 4 बड़े फेमस तर्क हैं। पहला तर्क जो सर्वमान्य है और होना भी चाहिए, कि पहला तर्क है कि जैसे ये वहाँ से निकलते हैं, थोड़ा दूर निकलते हैं, तो इन्हें रास्ते में, मगध के रास्ते में एक 13 या 14 वर्ष का बालक खेलता हुआ मिलता है। और वो जो बालक है उस समय जो वो राजकिलम का खेल खेल रहा था। राजकिलम का खेल वो खेल होता है कि एक व्यक्ति थोड़ी सी ऊंचाई पे बैठ जाता है और बाकी सब लोगों को अपने मंत्री बना लेता है, अमात्य बना लेता है और दिशा निर्देश देने का काम करता है। ठीक है, तो एक राजा के गुण जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थात कि चाणक्य के द्वारा देखे गए और वहीं से ये इनको लेके गए। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी ये है, ये भी इतिहास के पन्नों में मिलती है, कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का रहने वाला था, परंतु उसके अंदर एक राज्य को महत्वाकांक्षी भावना होने के कारण या अति महत्वाकांक्षी भावना होने के कारण मगध को अपने मतलब मिलाने के लिए या मगध का राजा बनने के लिए वो विष्णुगुप्त जी के पास तक्षशिला पहुंचता है और यह कहता है कि मुझे भी शिक्षा दीक्षा दीजिए। परंतु विष्णुगुप्त जी के द्वारा या चाणक्य के द्वारा उनसे कहा जाता है कि आप जो हैं वो निम्न कुल से आते हैं, आप वृषल हैं या निम्न परिस्थिति से जन्मे हुए हैं, इसलिए मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, आप इसको विचार को त्याग दें। तो जो कहानी है जो इतिहास में मिलती है, इसके इतर भी हैं, लेकिन ये 2 बातें चलती हैं, तो दोनों कहानियों को मैंने बता दिया। उद्देश्य ये नहीं है कि कहानी सुनाई जाए, लेकिन थोड़ा विषय को जीवंत तो किया जाए, थोड़ी रोचकता तो पैदा की जाए, थोड़ा समझा तो जाए, थोड़ा समझाया तो जाए, इसलिए स्पेलिंग भी जरूरी है। फिर पढ़ देते हैं। जन्म हुआ चाणक्य का तक्षशिला में। पिता का मूल नाम चणक था। इनका पिताजी का जो नाम था वो चणक था। मूल नाम चाणक्य का अजय था, मूल नाम अजय था। बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। द्विजर्षभ इन्हें कहा जाता है, ये द्वि कर लेना, द्वि हो रहा है ये द्वि कर लेना। द्विजर्षभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता था। भारत का मेक्यावली, हम देखेंगे कि क्यों इनको मेक्यावली कहते हैं। हम अभी अर्थशास्त्र को ही पढ़ेंगे ढंग से। फिर भारत का मेक्यावली है। दूसरा अन्य नाम जो मिलता है वो अंशुल मिलता है। ठीक है, अब हम अर्थशास्त्र के ऊपर बात करेंगे। अब अर्थशास्त्र को पहले बता दूं, यहाँ पर 2 शब्द हैं, अर्थ और शास्त्र। अर्थ और शास्त्र। शास्त्र तो हम समझते हैं कि कोई इस प्रकार की कोई, जैसे आपके शास्त्र बहुत सारे हैं, बहुत वो हैं। यहाँ उस समय में अर्थ का 2 अर्थ था, पैसे कमाने से संबंधित और भूमि से संबंधित, यानी कि जीविका का माध्यम, ये जीविका का माध्यम और भूमि का माध्यम। तो अर्थशास्त्र उस प्रकार का शास्त्र था कि कैसे एक राजा या व्यक्ति या कोई भी उद्योग धंधा पैसा कैसे कमाएगा, और पैसा कमाएगा, और जो उस समय पैसा कमाने का मुख्य साधन था वो भूमि था। तो अर्थ को यहाँ पर भूमि कहा गया है। किस प्रकार से भूमि राजा के द्वारा ली जाए, उसके ऊपर रेवेन्यू लगाया जाए,
उसको उन चीज़ों को बातें चीतें करने वाला जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है। इसे अर्थशास्त्र कहते हैं कि जीविका और भूमि को अर्जन वो प्राप्त करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। अब यहाँ तक रुक जाओ। अब टोटल बातें रेवेन्यू संबंधित आ रही है, ठीक है, कि रेवेन्यू संबंधित मामला चल रहा है कि भाई ज़मीन के ऊपर टैक्स लगाएंगे, पैमाइश करेंगे, नापेंगे और गले में भर देंगे पैसे और गले में भर देंगे गेहूँ या अनाज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है, ये अर्थशास्त्र पुस्तक अर्थशास्त्र के ऊपर बात नहीं करती है, ये बात करती है राजनीति और लोक प्रशासन की व्यवस्थाएं किस प्रकार की पैदा की जाएं कि रेवेन्यू अपना आप पैदा हो। व्यवस्थाएं किस प्रकार की पैदा की जाए कि राज्य के अंदर स्थिरता हो। व्यवस्थाएं कैसी बनाई जाए कि राज्य दूसरे जो राज्य हैं वो आपके ऊपर बुरी नज़र ना डाल सकें। व्यवस्थाएं ऐसी पैदा की जाएं कि किस प्रकार से राज्य को चलाया जाए। तो ये व्यवस्थाएं समझानी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था समझानी, प्रशासनिक व्यवस्था समझाने वाली पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि अब सबसे बड़ी बात 1909 की घटना पे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। 1909 की घटना पे ऐसे रुकना पड़ेगा कि 1909 से पहले तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही बिखरा हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक का जो अस्तित्व था वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ था। समझाना चाहूँगा आपको कि अर्थशास्त्र का जो संकलन है वो कई इतिहासकारों के माध्यम से हुआ है, लेकिन अंततोगत्वा हम श्याम शास्त्री का नाम लेंगे। श्याम शास्त्री के बारे में जो तर्क दिया जाता है कि ये मैसूर की लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के पद पे थे और साथ ही साथ इतिहास में रुचि भी रखा करते थे। कि आप देखिए बिना रुचि के कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है क्या? तो ये एक लाइब्रेरियन थे, लेकिन इनकी इतिहास में दिलचस्पी थी। इन्होंने जो आपकी पुस्तक है अर्थशास्त्र की, इसको पूरे भारतवर्ष से एकत्रित करने का प्रयास किया। तब जाके 1909 में श्याम शास्त्री द्वारा 1909 ईस्वी में मैसूर संग्रहालय में अर्थशास्त्र का संकलन किया गया। सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट बात। अब पुस्तक किसकी है कि राजनीति और लोक प्रशासन की विषय वस्तु अर्थात शासन की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित राजनीतिक पुस्तक है। साहब साफ लिखा हुआ है, पूछेगा अर्थशास्त्र, पहला ऑप्शन दे देगा। अर्थशास्त्र किसकी बात करती है? आर्थिक क्रियाओं की नहीं, ये राजनीतिक की पुस्तक है। शासन की व्यवहारिक समस्याएं, क्या समस्या आती हैं? युद्ध कैसे हो सकते हैं, व्यवस्थाएं कैसी होंगी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी होगी, सैन्य व्यवस्था कैसी होगी, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, रेवेन्यू की बात कैसे की जाएगी, संपूर्ण बात करता है। और तो और मैं आपको इस बारे में और बात करना चाहता हूँ आपके समक्ष कि केवल एकमात्र ये उद्देश्य नहीं था चाणक्य का कि वो धनानंद के दरबार में केवल सिकंदर के आक्रमण की बात करने गया था। नहीं, ये पुस्तक इतनी बड़ी और विस्तृत विशाल है, वो लिखा गया है उनके द्वारा, तो इनको उसको लिखने के लिए भी कुछ पैसों की आवश्यकता थी। राज्य के संरक्षण के बिना कोई इतनी बड़ी पुस्तक नहीं लिख सकता। आर्थिक जरूरतें पूरा करने भी इनका उद्देश्य था। हालांकि वो एक अलग बात है कि वहाँ पहुँचने पर पहले ही विषय पर इनका उपहास किया जाता है तो ये बोल नहीं पाते, लेकिन अर्थशास्त्र को लिखने के लिए ये राज्य का सहयोग मांगने गए थे उस समय पर मगध में, लेकिन इनको वो सहयोग नहीं मिला। तो अब सोचिए कि एक ऐसी पुस्तक जो आपको केवल यहाँ पर छोटी सी दिख रही है, ये अपने आप में छोटी सी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो संपूर्ण रूप से श्याम शास्त्री के द्वारा इसका पूरा संकलन हुआ या नहीं हुआ, ये भी एक अपने आप में अलग बात है। पर जो भी है हमारे सामने भारतवर्ष में हमारा अर्थशास्त्र अपने आप में पुस्तक है। भारतीय वर्तमान प्रशासन भी कई बार जब परिस्थितियों में गिरता है, फंसता है, या कोई बात ऐसी होती है कुछ सोच लेनी हो, कुछ समझ लेनी हो, तो मैं समझता हूँ कि अर्थशास्त्र की पुस्तकों को देखा और समझा जाता होगा। आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा भारतीय हिंदू राजशासन प्राचीनतम पुस्तक अर्थशास्त्र के रूप में लिखी गई थी। अब देखिए यहाँ आपको बताया कि इसे मैकियावेली कहते हैं, ये लिखा हुआ है कि ये जो आपके हैं चाणक्य जी, इन्हें ये आपके भारत का मैकियावेली कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैकियावेली के द्वारा पुस्तक ली गई थी द प्रिंस, वो भी पॉलिटिकल पुस्तक है, ठीक है। वैसे ही जो पुस्तक है आपकी हमारी अर्थशास्त्र, वो इसलिए ये कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा रची गई थी, हिंदू शासन की प्राचीनतम पुस्तक है, लिखी गई मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है। अब अर्थशास्त्र में अब सब तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए होंगे बहुत सारे पिछले वर्षों में, हाल ही के वर्षों में, तो ये कुछ सवाल ले आए हैं हम आपके वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में आपके समक्ष
कि भाई जो काम आए कि अर्थशास्त्र के अनुसार वर्तमान उस समय में ब्याज की दर, वार्षिक दर कितनी थी, तो उस समय जो ब्याज लिया जाता था 100 रुपये पे 15 रुपये लिया जाता था, यानी कि 15% ब्याज लिया जाता था। ये 15% का ब्याज लिया जाता था। अब अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग हैं, मिलान करा लिया अभी कुछ दिन पहले परीक्षाओं में, 15 को पढ़ेंगे ढंग से कि आर्थिक क्रियाएं किसमें थी, सैन्य क्रियाएं किसमें थी, सारी बात इसमें देखना पड़ेगा। तो कुल 15 भाग हैं, पूछ ले कितने भाग हैं कि 15 भाग है। दर की जो आपकी ब्याज की दर है वो कितनी थी कि 15% थी। 180 इसके उपभाग हैं, अर्थशास्त्र के 180 उपभाग हैं। इसमें 6000 श्लोक की बात की गई है। मैं वो बता रहा हूँ जो अब तक सवाल आए हैं, भविष्य में पता नहीं क्या पूछेंगे क्योंकि किताबों में नहीं है ये चीज़। गद्य और पद्य, किताबों का मतलब है एनसीईआरटी की पुस्तकें और राष्ट्रीय राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें नई पुरानी हैं। गद्य और पद्य दोनों शैली में मिलते हैं। काव्य मतलब जो शैली है वो चंपू शैली है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके बाद अन्य पुरुष भाषा में लिखा गया है, यानी कि राजा को ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य में वैसा होना चाहिए, राज्य के अंदर सैन्य व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, राज्य में गुप्तचर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, राजा को ये काम करना चाहिए, राजा को ये काम करना नहीं चाहिए। तो अन्य पुरुष के रूप में बात की गई है, राज्य में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लोह विजय का सिद्धांत, लोह विजय का सिद्धांत जो है हम आगे पढ़ेंगे चर्चा से, लेकिन यहाँ इतना है कि सर्वप्रथम अगर लोह विजय का सिद्धांत अगर किसने दिया तो माननीय आपके कौटिल्य महोदय थे। अब आगे पढ़ते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत, जहां से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, एक एक लाइन को दो दो बार तीन तीन बार पढ़ देंगे, बात खत्म कर दें, सारी कहानी सुन चुके हैं। कि राज्य के उत्थान के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया कि भाई राज्य का उत्थान किस प्रकार से हो, कि सप्तांग उत्थान के लिए दिया गया, उद्देश्य था देने का। कौटिल्य ने राज्य को मानव शरीर की समतुल्य मानकर उसके 7 अंगों का उल्लेख किया है। ठीक है साहब, 7 अंग कौन कौन से थे कि केंद्र में आपके राजा होगा, उसके पास कुछ अमात्य होंगे, कुछ मित्र होंगे, कुछ कोष पैसा वैसा होगा, उसके पास सेना होगी, जनपद होगी, दुर्ग होगा। अब मिलान 3 प्रकार से करा लेता है, या तो इस क्रम को पूछ लेगा तो रटना है आपको बैठकर। ट्रिक बनाने का तरीका है, यहाँ से अंग्रेजी में एस लिख लो, SAJDKS ये लिखो, ये आपका तरीका है, कुछ भी बना सकते हैं आप। हम इसके अंदर जो बात करेंगे, दूसरी जो बात करेंगे वो ये है कि जो स्वामी है उसकी जो राजा की जो मतलब राज्य के लिए जो पहला अंग बताया है, वो राज्य के अंदर जो पहला अंग बताया है आपके कौटिल्य ने वो क्या है। तो सर्वोपरि है राजा, यानी कि स्वामी, उसकी जो शरीर का शीर्ष है यानी कि हमारा मस्तिष्क है, उससे इसकी तुलना की गई है। दूसरे नंबर पर है अमात्य, अमात्य की जो तुलना है शरीर की आंखों से की गई है, यानी कि जो अमात्य हैं वो हमारी आंख है, अमात्य हमारी आंख है, यानी कि मंत्री जो है वो आंख होते हैं राज्य की। जनपद या राज्य क्षेत्र की बात करी गई है, यानी कि जैसे भारतवर्ष है और 28 राज्य हैं, उनको क्या कहा गया है, उसके पैर कहा गया है, या राज्य क्षेत्र को जो कहा गया है राजा के राज्य को वो उसके पैर कहा गए हैं। दुर्ग किले को बाहें कहे गए हैं, जो दुर्ग होते हैं वो भुजाएं या बाहें हैं, दुर्ग या किले को भुजा या बाहें कहा गया है। कोष या धन को जो है वो मुख कहा गया है, कोष या धन को जो है वो मुख कहा गया है। सजा या दंड को मस्तिष्क कहा गया है, सजा या दंड को, ये मैं आपको इसको कंफर्म करके बताऊंगा, 2 या 3 चीज़ों को, इसको देखेंगे हम कल की क्लास में वापस। और मित्र जो है उसके कान बताए गए हैं, मित्र जो है इसको दोनों को छोड़ देना, कल आपको इसको रिकन्फर्म करके बता दिया जाएगा। राज्य रूपी शरीर जो है वो कान के रूप में है। तो ये शीर्ष, आंख, पैर, बाहें, मुख, मस्तिष्क और कान, एक बार इसके क्रम को मैं कल और मैच करके आपको डिटेल में बता दूंगा। तो स्वामी, अमात्य, जनपद, राज्य क्षेत्र, दुर्ग किला, कोष दंड, सजा दंड, कोष धन, सजा दंड और मित्र। और कई कई पुस्तकों में जो गहराई से मिलता है कि 8वां अंग कौन सा है, तो वो है शत्रु। तभी तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना 8वां जो अंग है राज्य का वो कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने वो या चाणक्य ने जो बताया है वो शत्रु बताया है। तो ये वाली कहानी है। अब आगे चलते हैं, राज्य शब्द, राज्य शब्द, अब ये जो राज्य 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 करते हैं ना, ये राज्य का मतलब राजस्थान राज्य नहीं, MP राज्य नहीं, राज्य का अर्थ है यहाँ पर पूरे भारतवर्ष, जम्बू द्वीप की कहानी, उस राज्य का मतलब है। तो राज्य शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा ही दी गई थी। देख लो आप, कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो आज वर्तमान में भी चल रही है पानी। तो राज्य शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा, ये जो राज्य शब्द है ना, तो राज्य देख रहे हो, राज्य राज्य जो कर रहे हैं अपन, ये राज्य शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा अर्थशास्त्र में कौटिल्य महोदय के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, हमने जैसा बताया कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 15 अधिकरण हैं, उन 15 अधिकरणों को
प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके आपसे मिलान करा लेगा। संभावनाएं कम होती है, लेकिन चूंकि दिया हुआ है, इसको मैं एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार बोलूँगा, आप इसको तसल्ली से सुनिएगा, याद हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र 15 नहीं 15 अधिकरण है, कुल 15 पाठ हैं, कुल 15 भाग हैं। व्यक्ति के जीवन में अर्थ महत्वपूर्ण है। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहा जाता है, मनुष्य की जीविका को अर्थ कहा जाता है। मनुष्य के जीवन से युक्त भूमि अर्थ कहा जाता है। इस भूमि को प्राप्त करने वाला, निरूपण करने वाला, प्राप्त करने वाला, निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। वही पुरानी बात है, यहाँ लिख दी गई है, 2 बार है। अब प्रथम अधिकरण में क्या है? राजस्व की बात है। पहले आप याद कर लें कि पहले अधिकरण में रेवेन्यू की बात की गई है, अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में रेवेन्यू की बात की गई है। रेवेन्यू की बात करनी गई है भाई, किस प्रकार से 1/6 होगा, कितना भाग आएगा, कैसे आएगा, पैमाइश क्या होगी, क्या बातें होंगी, वो पहले वाले में बात की गई है। दूसरे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे नागरिक प्रशासन कैसा होगा, विभाग कैसे होंगे, संगठन कैसे होंगे, पदाधिकारी कैसे होंगे। दूसरे अधिकरण की बात करेंगे तो हम देखेंगे भी शहरी क्षेत्र की व्यवस्थाएं कैसी होगी, उनको चलाने के लिए विभाग किस प्रकार से होंगे, सैन्य व्यवस्थाएं किस प्रकार से होगी, संगठन किस प्रकार से होगा, और पदाधिकारी कौन कौन से होंगे। ये अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण में बात की गई है। तीसरे अधिकरण में जो बात करते हैं वो धर्म स्थायी, इसमें दास कल्प में दासों का उल्लेख है। धर्म स्थायी की बात करता है, धर्म स्थायी की बात करता है, दासों का उल्लेख तीसरे अधिकरण में है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछ लेगा ना कि भाई किस अधिकरण में, अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में दासों के बारे में चर्चा परिचर्चा की गई है, तो वो तीसरे नंबर का है। चतुर्थ में कंटक शोधक, जैसे कि न्याय व्यवस्था कैसे होगी, कंटक शोधक, तो चौथे नंबर पे कंटक शोधक की बात करता है। पांचवा अधिकरण राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन अधिकारियों, यानी कि सीसीए रूल्स वगैरह की बात कर रहा है। सरकारी क्षेत्र में जो रूल्स वगैरह चलते हैं, किस प्रकार से सिस्टम रखा जाता है, तो वो 5वें में दिया गया है। चौथे में आपके कंटक शोधन है, यानी कि न्याय क्षेत्र, न्यायालय संबंधित बात है कि भाई कैसे सजा वजा दी जाएगी, दंड कितना होगा, वो चौथे में है। तीसरे के अंदर जो बात की गई है वो आपके दासों के बारे में बात की गई है। दूसरे में नगर प्रशासन, विभाग और संगठन और पदाधिकारी के बारे में बात की गई है। राजस्व प्रशासन पहला है। पांचवा जो है कर्मचारियों के बारे में, उनको प्रबंधित करने की बात है, अनुशासन अधिकारी को किस प्रकार से रखा जाएगा, आदि बातें दी गई है। छठा सप्तांग सिद्धांत, यानी कि राज्य की परिभाषा, ये ध्यान रखना। छठा अधिकरण जो है उसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। सप्तांग सप्तांग करते रहते हो ना, सप्तांग सिद्धांत ये होता है वो होता है, लेकिन किस अधिकरण में दिया गया है? छठे अधिकरण में दिया गया है। राज्य की परिभाषा किस अधिकरण में दी है? अर्थशास्त्र के, यानी कि छठे अधिकरण में या चैप्टर में, बात खत्म। सातवां है षडगुण नीति तथा उपायों का उल्लेख, केवल रट लो षडगुण नीति कि भाई 6 गुणों के अनुसार किस प्रकार से दिया गया है, 7वें सिद्धांत में दी गई है। आठवां व्यसनों से के निरूपण संबंधी उपाय, कि भाई किस प्रकार से जो व्यसन होंगे उनको किस प्रकार से निकाला जाएगा, बदला जाएगा, उन सब बातों को, व्यसनों के निरूपण संबंधी उपाय इसके अंदर बताए गए हैं। नौवां अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों आक्रमण से राज्य को बचाने की नीतियां हैं। मतलब अगर मान लो राज्य के ऊपर किस प्रकार का आक्रमण होता है तो वो आपके 9वें अधिकरण में मिलता है कि भाई विभिन्न जो आक्रमण है, आपत्तियां हैं, या जो आक्रमण होंगे वो किस प्रकार से बताई जाएंगी। मैंने युद्ध किस प्रकार से लड़ने की रणनीति होगी, राज्यों से समझौते करने होंगे, संधियां करनी होंगी, तो कैसे मालूम पड़ेगा, वो आपके 9वां अधिकरण से मालूम पड़ेगा। 10वें में युद्ध नीति, यानी कि युद्ध किस प्रकार से होंगे, उसकी नीति जो मिलती है 10वें में मिलती है। 10वें में मिलती है युद्ध नीति, 10वें में मिलती है युद्ध नीति। जब कुछ भी नहीं रखा, किसी कहानी, किसी उससे माध्यम से याद नहीं हो सकता, बार बार बोलने से कि 10वें में ये है, 9वें में ये है, 8वें में ये है, 7वें में ये है, 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। और यही चीज़ें एग्जाम से 2-4 दिन पहले देखनी होती है, शॉर्ट नोट बना के। कहानियों का, इबारतों को शॉर्ट नोट नहीं बनते, जो चीज़ याद नहीं होती उसी के केवल शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। तो 10वें के अंदर जो है वो आपकी युद्ध नीति है। 11वें में शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने की नीति है। देखिए, ये शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने की नीति जो यहाँ पर आती है ना, तो थोड़ा सा अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या चर्चा है। चर्चा ये है, क्लास कितनी लंबी हुई है, ठीक है टाइम है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य दोनों चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, उसमें ये लेख आता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो सिकंदर आ चुका था उत्तर पश्चिम भारत के वहाँ, अब यहाँ पर भेद डाला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा एक रणनीति बनाई जाती है कि क्यों नहीं हम ऐसी अफवाह फैला दें सिकंदर की सेना में कि सिकंदर जो है वो युद्ध के दौरान घायल हो चुका है। सिकंदर जो है वो युद्ध के दौरान घायल हो चुका है, और इस काम को करने से उनकी सेना का मनोबल थोड़ा तो टूटेगा।
मनोबल तोड़ने के लिए काम किया। क्यों बात किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने की नीति है, आपके 11वें अधिकरण में कहा गया है। अब हुआ ये, किसी कलाकार को भेष बदलकर सिकंदर की सेना में भेजा। रात्रि के 2 या 3 बजे हुए थे और सुबह का समय था, और ये कह दिया गया कि जो है कल के युद्ध के लड़े गए युद्ध के अंदर जो सिकंदर है वो बुरी तरह से घायल हो चुका है और आगे बढ़ नहीं सकता। ये अफवाह फैला दी गई। जब पूरी अफवाह ये फैल गई, ये अफवाह जो फैलाई गई वो चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त अर्थात कि चाणक्य के द्वारा फैलाई गई। लेकिन उसके उपरांत जब वो सूबे सिकंदर अच्छी तरीके से उठता है, पूरी सेना में ये बात फैल चुकी थी, तो उसे 2 से 4 दिन 5 दिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेना में लग जाता है। विश्वास पैदा करने के लिए चंद्रगुप्त सिकंदर को समय लगता है, और सेना भयभीत भी होती है कि मगध साम्राज्य इतना बड़ा है कि अब आगे बढ़ा नहीं जा सकता। इस तरह की भी अफवाहें। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अब ये अफवाह जो है फैलाई गई किसके द्वारा? चंद्रगुप्त एंड पार्टी। लेकिन मैसेज दिलवाया गया सिकंदर को कि ये जो अफवाह है कि धनानंद के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई, नंद वंश के शासन धनानंद के द्वारा ये अफवाह मेरी सेना में फैलाकर मनोबल तोड़ा गया। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये जो बात है शत्रु को भेद डालकर नष्ट करना, अब भेद डाला 2 व्यक्तियों के मध्य और आपस में लड़ाई करी, तो उनकी ताकत को कम किया। इस प्रकार से बात को समझने की है। फिर उसके बाद है आपका 12वां अधिकरण, राजा द्वारा अपनाने वाले रक्षा उपाय। भाई राजा किस प्रकार से अपने रक्षा उपाय अपनाएगा, कि महिला अंगरक्षिका के बारे में बात मिलती है। फिर उसके बाद जो और गुप्तचर व्यवस्था, तो आप मानिए कि मौर्य प्रशासन की बहुत खतरनाक थी। राजा किसी भी समय कहीं भी कुछ भी खा रहा हो, पी रहा हो, नहा रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो, उसके जो गुप्तचर थे उससे मिल सकते थे। ये बताया गया है 12वें में कि राजा द्वारा अपनाने वाले रक्षा उपाय के राज्य को किस प्रकार से, कि आसूचना या आईबी की जो न्यूज़ है वो अच्छी से होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, केवल याद हो जाए। 12 नंबर पे जो अधिकरण है राजा द्वारा अपनाने वाले रक्षा उपाय हैं। 13वें में दुर्ग प्राप्ति के उपाय। भाई दुर्गों को तो सेना सेना रखने के लिए चाहिए, आपके असला बारूद रखने के लिए चाहिए, धन कोष रखने के लिए दुर्गों की आवश्यकता होती है। 14वां अधिकरण, शत्रु के विनाश के लिए विभिन्न प्रकार के विषैली औषधियाँ। विषैली औषधियाँ, अब विष कन्याओं का उल्लेख भी मिलता है। अब देखो मेरे पढ़ाई में तो आया नहीं है, लेकिन कई बार न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं तो मिलता है कि विष कन्याएं होती हैं, जिन्हें बचपन से ही किस प्रकार से तैयार किया जाता होगा भगवान जाने, हमें तो पता नहीं कि भाई विष कन्याएं कैसे बन सकती हैं। लेकिन चूंकि लिखा हुआ है तो पढ़ाना पड़ेगा कि विषैली 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 औषधियों का भी उपयोग किया गया और आदि मंत्र उच्चारण का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद 15 है अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रस्तावना। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन समाज का दर्पण कहा गया है। अर्थशास्त्र को पूछ ले कि भाई मौर्यकालीन समाज का दर्पण कौन है, तो अर्थशास्त्र है। राजनीति का प्रमुख ग्रंथ है कहा जाता है। इसके शुरुआत में ओम अंकित है, ओम अंकित है, तथा शुक्र और बृहस्पति, पूछेगा कि अर्थशास्त्र में शुक्र और बृहस्पति की आराधना की गई है, तो शुक्र और बृहस्पति की आराधना की गई है। शुरुआत में ओम अंकित है, और ये राजनीतिक ग्रंथ की प्रमुख पुस्तक है। ये सब बातें 15 चीज़ें हैं। पिछली बार आप थोड़ा सा पीछे रिकॉर्ड करेंगे, अपना मतलब पीछे थोड़ा रिपीट करेंगे, 1-2 बार देखेंगे, तो मैं समझता हूँ आपको याद हो जाएगी। अब मेगास्थनीज की इंडिका है। आगे बात करते हैं कि भाई मेगास्थनीज की इंडिका है, कौन था भाई मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था इसके बारे में चर्चा कर लें तो चंद्रगुप्त मौर्य है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है वो अब थोड़ा रुकते हैं भाई। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अब क्योंकि चंद्रगुप्त जी गए, सॉरी चाणक्य जो हैं वो जो विवाह है, विवाह के माध्यम से भी राज्यों को किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और सैन्य ताकत मिले ये चाहते थे। परंतु जो उस समय पर आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, वो अमात्य राक्षस जो मगध साम्राज्य में थे, सक्टार की पुत्री से का सक्तार की पुत्री से विवाह करना चाहते थे। सक्तार की पुत्री का नाम अभी चलते चलते मेरे दिमाग में आ जाएगा, लेकिन हम समझें कि धनानंद के जो अमात्य राक्षस थे सक्तार, रक्षा मंत्री, उनकी पुत्री थी। उनसे ये विवाह करना चाहते थे चंद्रगुप्त मौर्य। परंतु राजा का विवाह राजनीति तय करती।
राजा का विवाह है वो राजनीति तय करती है, और यहाँ पर विवाह होता है हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि सैन्य ताकत चाहिए और बहुत सारी ताकतें चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि जो युद्ध बार बार नहीं हो, भाई एक बार तो युद्ध हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर जो है वो आपके उसका सॉरी यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राज मेगेनिस्तीस जो है उसकी तो बात है वो हम समझें यहाँ पर कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगेस्तीनिस था। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका नाम हेलेना था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। अब दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं हो और पश्चिमी क्षेत्र में यूनान के लोगों के साथ हाथ मिला लिया जाए, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना से करवाया गया था, एक स्थिरता प्राप्त करने के लिए। अब वहां पर 500 हाथी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को दिए गए थे, पहली बात। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो 5 राज्य हैं वो हम आगे पढ़ेंगे वो दिए गए थे वहां पर, और अपनी पुत्री का विवाह किया गया था। और उन्हीं के साथ में मेगास्थनीज महोदय भारत में दूत बनकर आए। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि भाई मेगास्थनीज की यहाँ पर आने की कहानी ये है। तो पढ़ देते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो आपके सिकंदर है उसका एक प्राधिकारी था। पुस्तक जो है वो इंडिका है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ये पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखी गई है। भाषा का ध्यान रखना कि जो इंडिका है, इंडिका वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है। मेगास्थनीज की इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। ये उनकी पुस्तक है, कहीं से लड़कों ने निकाल के लगा दी होगी। ये जो है ग्रीक में लिखी गई है, मेगास्थनीज की इंडिका। तो आपको यहाँ समझ में आ गई है किस प्रकार की कहानी थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो है, एक महोदय का आपको यहाँ पर चर्चा करनी होगी। कौन थे वे थे आपके स्वानवेग। स्वानवेग ने 1846 में स्वानवेग ने 1846 में स्वानवेग ने 1846 में। अब थोड़ी सी बात फिर समझनी पड़ेगी क्योंकि इतिहास चल रहा है, घूम रहा है, समय है तो निकालेंगे। पहला कि अब क्या होता है कि इंडिका जो है वो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। एरियन है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, उसके बाद में प्लिनी है, और ये जो यूनानी लेखक है इन्होंने भारत में आके जो मेगास्थनीज ने कहा और उनको यहाँ पर लिखा, उन पुस्तकों के आधार पर ये पुस्तक तैयार की गई है। मूल रूप से इंडिका लिखी हुई मिली नहीं किसी को, लेकिन यूनान के जो शासक आए, चाइना के आए, कहीं के भी आए, कालांतर में आए, उन्होंने यहाँ पर उन मेगास्थनीज की पुस्तक को पढ़ा और उसके अपने वृत्तांत लिखे। तो उन लिखे हुए वृत्तांत से जो तैयार की गई कहानी है वो मेगास्थनीज की इंडिका है। और ये जो संकलन है वो स्वानवेग के द्वारा किया गया था। 1846 ईस्वी में इंडिका का संकलन किया गया था। यह संकलन एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, प्लिनी के ग्रंथों में वर्णित मौर्य वंश की जानकारी एकत्रित कर संकलित किया गया है। तो इन लोगों ने उसको पढ़ा था परंतु उसकी किताब नहीं मिली। उस किताब का वर्णन जब यहाँ मिला है तो इनके संकलन से ये इंडिका की पुस्तक बनी गई है। इंडिका में तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धार्मिक स्थिति का वर्णन है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसलिए मौर्य साम्राज्य का दर्पण इसे भी कहते हैं, दोनों ही दर्पण हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का दर्पण इसे भी कहते हैं। मेगास्थनीज ने, अब आगे देखते हैं, मेगास्थनीज ने डायोनिसियस के रूप में शिव को, मतलब ये कह रहा है कि भाई मेगास्थनीज ने डायोनिसियस के रूप में भगवान शिव की और हेराक्लीस के रूप में भगवान श्री कृष्ण की। आज श्री कृष्ण का भी जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। तो मेगास्थनीज ने डायोनिसियस के रूप में भगवान शिव की, यानी कि इसके अंदर सी आ रहा है और सी से शिव को पहचान लो, और इसके अंदर क आ रहा है इसलिए इसको कृष्ण को पहचान लो, उल्लेख किया है। इसमें ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की गई है इस पुस्तक में। 1891 में मैक्रिंडल महोदय के द्वारा मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इंडिका पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। 1891 ईस्वी में मैक्रिंडल महोदय द्वारा इंडिका पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। मूल रूप में ग्रीक में थी, लेकिन मैक्रिंडल ने इस इंडिका पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है।
पाटलिपुत्र का विस्तृत अध्ययन मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है। पाटलिपुत्र को यहाँ पर हम पोलीब्रोथा कहते हैं। पाटलिपुत्र को जो इंडिका में है, इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने कहा है वो पोलीब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र की सैन्य प्रशासन में 6 सदस्य समिति थी, पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसने 6 अलग अलग प्रकार की कुछ समितियां बताई हैं। 5 समितियां बताई थी, उन 5 समितियों में जो 6 आपके सदस्य थे, तो कुल 30 सदस्यीय समिति इनके द्वारा बताई गई है। पाटलिपुत्र की सैन्य प्रशासन में 6 सदस्यीय समिति थी, प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। ये सब मेगास्थनीज की पुस्तक में देखने को मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर परिषद में 5-5 सदस्यों वाली 6 परिषदें थी। अब नगर के बारे में, क्योंकि शहर में रहा था इसलिए शहर में नगर की बात करेगा। पहली औद्योगिक इकाइयों के बारे में बात की भाई, पहली जो परिषद थी वो औद्योगिक इकाइयों के बारे में बात करती है। पूछ सकता है भाई 6 परिषदों में से कौन सी थी, कौन सी नहीं थी, पहली पे कौन सी थी, दूसरी भी कौन सी थी या कौन सी नहीं थी। तो औद्योगिक इकाइयों के बारे में निरीक्षण की बात करता है। दूसरी जो परिषद थी वो विदेशी यात्राओं के प्रबंध के बारे में बात करती है। दूसरी जो परिषद थी वो विदेशी यात्राओं के बारे में। तीसरी थी वो जनगणना पर ध्यान देती थी परिषद, तीसरी परिषद जनगणना पर ध्यान देती थी। चौथी नगर के व्यापार वाणिज्य पर ध्यान देती थी, चौथी नगर के व्यापार वाणिज्य पर ध्यान देती थी। उद्योग समिति और कर समिति यहाँ पर कुल समिति थी। जैसा कि इन्होंने बताया राजस्व की कर 1/4 होनी चाहिए, ऐसा बताया, थी या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन पूछ ले कि मेगास्थनीज के अनुसार राजस्व की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए थी, तो 1/4 होनी चाहिए थी। राजा महिला रंग कह रहा है कौन, मेगास्थनीज कह रहा है राजा जो है वो महिला रक्षकों के द्वारा, राजा जो है वो महिला रक्षकों के द्वारा घिरा हुआ था, राजा जो है वो महिला रक्षकों के द्वारा घिरा हुआ था। सोने की खान के बारे में चर्चा की है साहब मेगास्थनीज ने, सोने के खान के बारे में चर्चा की है। उत्तरापद के बारे में चर्चा की है। क्या था उत्तरापद हमारे जानने का विषय नहीं है, लेकिन उत्तरापद के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के द्वारा महत्वपूर्ण बात की गई कि भारत में दास प्रथा का अभाव था। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दास प्रथा का अभाव था या नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपके यूनान में जो दास हुआ करते थे उनकी स्थिति थोड़ी अलग हुआ करती थी, और हमारे भारतवर्ष में जो दासों की स्थिति थी वो थोड़ी खुशहाल थी। यहाँ पर अच्छा खेलना कूदना घूमना फिरना या उनको एक स्वतंत्रता का भाव था। तो यहाँ पर मेगास्थनीज ने देखा यहाँ नहीं, दास नहीं थे। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि 9 प्रकार के दासों की जो चर्चा है वो हम ये समझते हैं कि हमारी जो पुस्तक लिखी गई है भारतवर्ष के विद्वान के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, उसमें 9 प्रकार के दासों के बारे में चर्चा की गई है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पर इस बात का खंडन किया गया है कि वर्तमान में थी, लेकिन मेगास्थनीज ने बताया क्योंकि उनकी स्थितियों को देखते हुए। तो 7 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है, उनकी स्थिति अच्छी थी। यहाँ की दास प्रथा यूनान की दास प्रथा से भिन्न थी। मेगास्थनीज ने भारत में लेखन कला का अभाव बताया, परंतु वर्तमान में किताबें लिखी हुई थी, तो इस बात का भी खंडन हो जाता है, यहाँ पर लेखन कला थी वर्तमान में। उसके बाद मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। 7 वर्ग में दार्शनिक, कारीगर, सैनिक, चरवाहा, किसान, निरीक्षक और सभासद थे। तो इनको एक बार आप अच्छे से देखिएगा, फिर पढ़ा देता हूँ। कि पहले तो बताया दार्शनिक कि भाई जो दर्शन से संबंधित बात, बैठेंगे एकांत में ब्राह्मण वर्ग के लोग दर्शन। दूसरा किसान यानी कि उत्पादक के, भाई किसानी विसानी कौन करेगा। फिर उसके बाद कारीगर निर्माण कार्य से संबंधित काम करेगा। निरीक्षक इन सब कामों को देखने के लिए निरीक्षक की आवश्यकता होगी। इनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी। और चर्चा परिचर्चा करने के लिए लोकसभा विधानसभा जैसी कुछ सभासद होगी, और कुछ चरवाह होंगे जो चराने वाले होंगे। तो 7 प्रकार का समाज है, लेकिन ये मिलती नहीं है। ये ना केवल, ये कोई वर्ण भी नहीं है, जातियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल इस किताब में बात लिखी हुई है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में ये मौजूद नहीं थी। अब मौर्य काल में पुरातात्विक स्रोत को हम कल पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ आज के लिए ये 1 घंटा 3 मिनट की क्लास हो चुकी है। कल बात तो साथियों हम आपको पास प्रचार प्रसार के माध्यम से भी पहुँचने का कोशिश करेंगे। प्रिंट मीडिया का भी अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाएगा, और डिजिटल मीडिया पे भी अच्छा प्रचार प्रसार किया जाएगा। कंटेंट के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कंटेंट बहुत सॉलिड मिलेगा, परीक्षा उपयोगी मिलेगा। हम भी उन्हीं तरीके के साथियों जो अभी वर्तमान समय में पढ़ा रहे हैं उनकी ही साथी हैं, पर हम उनको देख के या नहीं देख के, हम काफ़ी लंबे टाइम से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी हम क्रांति है वो ला के रहेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अभी हम 3rd ग्रेड पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ हम इसी साल हिंदी पीएसआई की, और मतलब आपकी पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा है, उसको भी अच्छी तरीके से डील करेंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कीजिए, और हमारे ऐप पे भी आप मौजूद हैं। हम बहुत ही नाम मात्र के शुल्क, बिल्कुल ना, अब मैं तुलना नहीं करना चाहता, तो आप जब उस कोर्सेज में देखोगे, आप देखोगे अच्छे से अच्छी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।